नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वही टॉपिक है जो पिछला टॉपिक वीडियो में हमने टॉपिक बनाया था। वह टॉपिक था सामाजिक विज्ञान इतिहास की पुस्तक का कैसे, कब और कहाँ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो उस पार्ट का टॉपिक है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। देखिए, 1817 में अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मेन ने 3 कालखंडों में विभाजित करते हुए ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को बांटा गया। बहुत से लोगों ने इस इतिहास को स्वीकार भी कर लिया कि ये जो विभाजन है ये पूरी तरह से कालखंडों के आधार पर सही है। परंतु इतिहास को अलग अलग कालखंडों को में बांटने के पीछे भी एक वजह होती है। हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम महत्वपूर्ण शब्दों के सहारे समय को बांटते हैं। यह शब्द हमें अतीत के दौर में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है एक अवधि से दूसरी अवधि में आए बदलाव के महत्व के बारे में। मतलब कालखंडों में बांटने के बाद में उन शब्दों के सहारे हम उस समय की रूपरेखा को समझ लेते हैं कि जो समय था इसमें जो महत्वपूर्ण चीज थी, इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वह इस शब्द से जुड़ी हुई है। जैसे जेम्स मेन ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को बांटा, उसके आधार पर यह लगता है कि 3 कालखंडों में एक समय हिंदू, एक समय मुस्लिम और एक समय ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर अपना क्षेत्र अधिकार बनाया हुआ था। अब देखिए, जेम्स मिल ये भी मानता था कि एशियाई समाज जो है यूरोपीय समाज से सभ्यता में पिछड़ा हुआ है। वह यह भी मानता था कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पर तानाशाहों का राज था जो धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बटे हुए थे। मतलब वह मानता था कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर तानाशाही करते थे, उसका यही मानना था। वह यह भी मानता था कि अंग्रेज सरकार अगर भारत को सभ्य बनाना चाहती है तो पूरे भारत पर अधिकार कर ले और इसे सभ्य बना सकती है। वह यह भी मानता था कि हिंदुस्तान को अगर सभ्य बनाना है, इसकी प्रगति में योगदान देना है तो अंग्रेजों के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है। मतलब वह यह मानता था कि भारतीय लोग खुद प्रगति नहीं कर सकते हैं, वो सभ्य नहीं है। उन्हें सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों को उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, ऐसा उसका मानना था। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने यह भी माना था कि यूरोपीय समाज जो है भारतीय समाज से कहीं ज़्यादा आगे है। इसलिए बताइए, किसी एक दौर को हम हिंदू या मुस्लिम के आधार पर विभाजन कैसे कर सकते हैं? किसी एक युग को हम हिंदू या मुस्लिम धर्म के आधार पर बांटना क्या सही है? अंग्रेज लोगों की जो सोच थी, इस सोच से हटकर बहुत से इतिहासकारों ने भारतीय इस इतिहास के समय को 3 कालखंडों में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक नाम दिया है। जबकि उनकी यह सोच थी कि आधुनिक युग जो होता है उस युग के अंतर्गत विज्ञान, तर्क और स्वतंत्रता, साथ ही लोकतंत्र को जोड़ा गया था। परंतु अंग्रेजों ने जो शासन हमारे यहाँ पर किया, उस शासन के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता नहीं थी, हमें अपने विचारों को कहने की आज़ादी नहीं थी, साथ ही आर्थिक विकास और प्रगति भी इस युग में नहीं हो रही थी। तो फिर हम इस युग को, अंग्रेजों के इस शासन के युग को, ब्रिटिश भारत को हम कैसे आधुनिक प्रगति का सूचक या आधुनिक युग मान सकते हैं? बहुत से इतिहासकारों ने इस समय को औपनिवेशिक युग का नाम दिया है। किस समय को? जब अंग्रेज लोग हम पर यहाँ शासन कर रहे थे, इस युग को औपनिवेशिक युग का नाम दिया गया है। अब औपनिवेशिक क्या होता है? देखिए, औपनिवेशिक होता है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी देश पर अधिकार कर लेता
है और वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियाँ प्रभावित होती है उसके द्वारा। तो यह युग औपनिवेशिक युग, औपनिवेशिकवादी युग कहलाता है। ये औपनिवेशिकवादी युग ही अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर स्थापित किया था। अब देखिए, अंग्रेज लोगों की यह मान्यता थी कि भारतीय लोगों को सभ्य, जब तक अंग्रेज लोग यहाँ नहीं आए थे तब तक भारतीय लोग सभ्य नहीं थे। उन्हें सभ्य बनाया किसने? अंग्रेजों ने बनाया। इसलिए भारत को सभ्यता का सूचक, प्रगति का सूचक जेम्स मिल के द्वारा अंग्रेजों का आना माना गया कि अंग्रेजों को आने से पहले भारतीयों को किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी जिसके आधार पर प्रगति कर पाए या विकास कर पाए। इसलिए वो यही मानते थे कि इतिहास के अंतर्गत जो कालखंडों में विभाजन किया गया है वह कालखंड सही है और इसके आधार पर भारतीय लोगों को अगर शिक्षित करना है तो फिर भारतीय लोगों को अंग्रेजों का साथ लेना पड़ेगा, अंग्रेजों को भारतीय लोगों का साथ देना पड़ेगा। अब देखिए, इतिहास की जो धारणा थी कि भारतीय लोग सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज सरकार महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, तो इस धारणा को अंग्रेजी जो शासन पद्धति थी उस शासन पद्धति को प्रगति या सभ्यता का श्रेष्ठ सूचक माना गया। मतलब ये माना गया कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो शासन पद्धति चल रही थी ब्रिटिश भारत की, वह अंग्रेज लोग सभ्यता, प्रगति और विकास की सूचक थी। मतलब इनके बिना और जो एशियाई देश है उनमें सभ्यताएं नहीं पनपी है। उन लोगों में इस प्रकार का जज्बा नहीं था, इस प्रकार की सोच नहीं थी कि वो प्रगति कर पाए, विकास कर पाए। उनको यह मानना था कि उनको विकास करवाने के लिए अंग्रेजों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अगला टॉपिक है, देखिए हमारा तीसरा, वह टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास के। जब हम बात करते भारतीय इतिहास जानने की बात करते हैं तो 250 वर्षों में हमने भारतीय इतिहास को किन बिंदुओं के आधार पर जाना। भारतीय इतिहास के पिछले 250 वर्षों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? सबसे पहले किसी भी इतिहास को लिखने के लिए इतिहास का सबसे जरूरी जो चीज़ थी वो थी अभिलेख, प्रशासन द्वारा तैयार किए गए अभिलेख। देखिए, अंग्रेज सरकार द्वारा जो सरकारी रिकॉर्ड बनाए गए थे वह इतिहासकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज वह साधन थे जिनके द्वारा वह इतिहास के बारे में उस समय की जानकारी लिख सकते थे। देखिए, अंग्रेज लोगों की मान्यता थी कि किसी भी चीज़ों को लिखित रूप में लिख कर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उन्होंने हर प्रकार के निर्देश, योजना, फैसले और साथ ही जो भी सामान्य जांच होती थी उन सभी चीज़ों को लिखित रूप में लिखना शुरू कर दिया था। अंग्रेज लोग यह भी मानते थे कि इन चीज़ों को लिखित रूप में लिखने के बाद में जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो इनसे वाद विवाद किया जा सकता है। इस प्रकार की समझदारी से ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित नई शासन संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज लोग मानते थे कि इन लिखित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसलिए उन्होंने तहसील स्तर पर तहसीलदार कार्यालय, जिला स्तर पर कलेक्ट्री कार्यालय, साथ ही सचिवालय और कचहरी में इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े अभिलेखागार व संग्रहालय बनाए गए जिनमें इन रिकॉर्डों को सुरक्षित रखा गया। अब जब 19वीं शताब्दी शुरुआत हुई तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत से दस्तावेजों की नकलें तैयार की गई। इन नकलों को लिखने का कार्य कुशनविशी करते थे। अब कुशनविशी कौन होते हैं? देखिए, कुशनविशी होते हैं, लिखते हैं हम, कुशनविशी कौन होते हैं? कुशनविशी वह लोग होते हैं जो किसी भी चीज को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं। मतलब
कुशनविशी वे लोग होते हैं जो किसी भी चीज को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं। इसलिए 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत से दस्तावेजों को इतिहासकारों को समझने के लिए कुशनविशी लोगों द्वारा नकल करवाई गई थी। अब दूसरा जो उनको इतिहास को लिखने के लिए इतिहास के स्रोत थे, उनमें दूसरा था सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। देखिए, अंग्रेज सरकार की यह भी मान्यता थी। कौन सी? अंग्रेज सरकार मानते थे किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत के बहुत से इलाकों के नक्शे तैयार किए गए। नक्शे तैयार करने के बाद में यहाँ धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ का लोकल इतिहास तथा यहाँ की फसलों के बारे में पता लगाया गया। फिर बहुत से यहाँ पर सर्वेक्षण किए गए। उन सर्वेक्षण में मानव सर्वेक्षण किए गए जिनमें जनगणना की शुरुआत की गई। फिर वनस्पति सर्वेक्षण किए गए, वन सर्वेक्षण किए गए, साथ ही पुरातात्विक बहुत से सर्वेक्षण कर यहाँ पर भारत के लोकल स्तर की छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठी की गई जिससे वह भारत को समझ सके। देखिए, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जगह को अगर आपको जानना है, उसके ऊपर अच्छी तरह अपना प्रभाव डालना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेना आवश्यक है। अंग्रेज लोग भी यही मानते थे, इसलिए उन्होंने भारत को जानने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए भारतीय लोगों की हर एक बिंदु को जानना, उनकी हर एक खूबी, हर कमियों को जानना, उनके आसपास के हर वातावरण को समझने के लिए नए नए सर्वेक्षण शुरू कर दिए। उन सर्वेक्षणों के दम पर उन्होंने भारत को बहुत करीबी से जाना, जिससे वो अच्छी तरह यहाँ पर शासन करने के स्तर पर पहुंच पाए। परंतु अब अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या क्या पता नहीं चलता था। अब देखिए, अधिकृत रिकॉर्ड होते हैं, हम जानते हैं कि अधिकृत रिकॉर्ड से हमें बहुत सी बातों का पता पड़ जाता है, बहुत सी जानकारी हमें मिल जाती है। परंतु अधिकृत रिकॉर्ड से हमें बहुत सी चीज़ें जो होती है उनकी जानकारी में नहीं मिल पाती। कैसे? अधिकृत जो रिकॉर्ड होते हैं वह रिकॉर्ड सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाए जाते हैं, सरकारी योजनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। उन्हें वही रिकॉर्डों पर वो चर्चा करते हैं, वही रिकॉर्डों बनाते हैं जिन रिकॉर्डों को उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए सही है और भविष्य में इन रिकॉर्डों को आगे ले जाना है, तो उन्हीं रिकॉर्डों को लिखते हैं। और सरकारी रिकॉर्डों पर, आंकड़ों पर आधारित रिकॉर्ड होते हैं, उनसे अधूरी जानकारी मिलती है। मतलब सरकार के बारे में, सरकार की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है, परंतु दूसरी बात, आम जनता के बारे में उनसे जानकारी नहीं मिल पाती है। सामान्य सी बात है, सरकार जैसे मान लीजिए मुझे अपने ऊपर आसपास के वातावरण में कोई, या अपने घर पर मुझे कुछ लिखने को कहा जाए तो मैं अपने घर की सब चीजें लिख दूंगा, परंतु दूसरों के घरों में क्या है, मेरे घर के बाहर के लोगों के बारे में क्या है, उनकी जानकारी कैसी है, वो मैं थोड़ी दे पाऊंगा। इसलिए सरकारी रिकॉर्डों में सिर्फ वही चीजें लिखी जाती थी जो चीजें सरकारी स्तर की होती थी, मतलब सरकार के रिकॉर्ड। अब उनमें आम लोगों के बारे में कुछ नहीं था, तो आम लोगों के बारे में इतिहास की जानकारी हमें इन अधिकृत रिकॉर्ड से नहीं मिलती है। उनकी जानकारी लेने के लिए हमें यहाँ के कवियों के विचारों को जानना होगा। यहाँ के इतिहासकार जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखते थे, अपनी डायरिया लिखते थे, अपने कहानी लिखते थे, या फिर बहुत से व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति यहाँ पर कविताओं की रचना करते थे, निबंध लिखते थे, उन लोगों के द्वारा हम लोगों के लोकल इतिहास को जान सकते हैं। तो हर जगह पर सरकार के द्वारा रिकॉर्ड किए गए अधिकृत रिकॉर्ड से हमें सब जानकारी नहीं मिलती है। कुछ जानकारियां लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों के बारे में जानकारी समझने के लिए, उनको समझने के लिए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, उनको जानने के लिए हमें कुछ लोकल चीज़ों पर ध्यान फोकस करना पड़ता है। तब जाकर हमें यह पूरी की पूरी कब, कैसे, कहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपको हमारा यह टॉपिक का पढ़ाया गया लेसन का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे
वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे हम आने वाले वीडियो में समाधान कर सकें।